हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है और उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे। और इसी में चैप्टर नंबर 9 में हम क्षेत्रीय संस्कृति का जो निर्माण है उसको हम लोग देखेंगे कि जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है, रीजनल जो आपकी संस्कृति है वो कैसे बनी, उन सब के विषय में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित चीजों में पढ़ेंगे। चलिए, तो आप मुझे बताइए, पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो देखिए, क्षेत्रीय संस्कृति हमारे सामने है चैप्टर, देख लिया। लोगों का वर्णन करने का सबसे पहले सबसे सामान्य तरीका है लोग बोलचाल की भाषाओं को परिभाषित करना। अच्छा, लोग अपनी चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? भाई अपनी भाषा के रूप में अपनी बोली को बोलकर इसी तरह से लोगों को समझाने या बताने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति तमिल या उड़ीसा भाषा बोलता है। ऐसे होता है ना, उनकी भाषा के आधार पर बहुत बार हम उनका नाम लेते हैं। तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है तो इस तरह हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास हिस्से के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला को जोड़कर देखते हैं। तो इसी तरह से हम क्या होते हैं, अलग अलग चीजों को ऐड ऑन करके हम इसमें से देख लेते हैं। और कभी कभी हम अस्मिताओं को मानकर चलते हैं। क्या है? बहुत सारे अस्मिताओं को मानकर भी चलते हैं। ठीक है नहीं? क्या क्लियर है? किस तरह की चीजें हैं इसको देखते हैं। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। तो खास तरह की कला, संस्कृति और चित्रकला इत्यादि से वो आपका जोड़कर देखते हैं। और कभी कभी हम इन अस्मिताओं को भी मानकर चलते हैं, ठीक, कि चीजें किस प्रकार हैं और सोचते हैं, और ये युग युगांतरों से अस्तित्व में आते हैं। किंतु विभिन्न क्षेत्रीयों, विवाचक और आपका सीमाओं के बनने के समय में भूमिका रहती है। बहुत सारी ऐसी क्षेत्र व्यवस्था का है और जो आपकी भूमिका है वो बनती हैं, इसमें हमको देखते हैं। ठीक, आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों को समझते हैं और वे समय के साथ बदलती हैं और सोच लें तो आज भी बदल रही हैं। कह रहे हैं कि वैसे समय के साथ बदलती हैं, लेकिन रियल तो ये है, अगर हम सोचें तो ये आज भी बदल रही हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया की तरह स्थानीय परंपराओं, उपमहाद्वीप के अन्य भागों और विचारों को प्रदान करने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम कुछ परंपराओं और विशेष क्षेत्र पर क्षेत्र की आपसी हैं तो उनमें विभिन्न क्षेत्रों की एक समान प्रतीक होते हैं। ठीक, उनमें कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी, जबकि कुछ अन्य की विभिन्न क्षेत्रों की एक समान प्रतीक है। और परंपराओं में कुछ एक खास और उनके पुराने रीति रिवाज निकलते हैं तथा उन्हें जाकर एक नया रूप लेते हैं। ठीक, देख लिया। क्षेत्रीय परंपराओं के रूप में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं और जानकर आकर हम नई चीजों को इसमें देखते हैं और बात भी करते हैं। क्लियर है? चलिए, चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए क्षेत्र और क्षेत्रीय के बीच संबंधों के एक उदाहरण व विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चोल राज्य प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी भाग, जो आजकल के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कैसा किया था? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयाला भाषा के इस इलाके में बोली जाती थी। कह रहे इस भाषा में क्या था, जो आपकी मलयालम भाषा है ये आपकी बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं
लिपि का प्रयोग अभिलेखों में किया था। बहुत सारी मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले एक उदाहरण है। कैसा है? इन क्षेत्रों में सबसे पहले इन चीजों का एक उदाहरण है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप में सरकारी अभिलेख से किसी क्षेत्र या उन सब चीजों के बारे में भी हमको जानकारी मिली है। अब देखिए किस तरह के लेख होते थे। ऐसे देखिए, ये मलयालम भाषा में लिखा है। आपने पहले अशोक के बारे में प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में लिखी हुई चीजों के बारे में पढ़ा है, आपने देखा है। साथ ही साथ चेर लोगों ने संस्कृति परंपराओं में बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग की खोजी जा सकती थी, संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित थी। मलयालम भाषा की पहली संस्कृति कृति, जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जा रही है कि प्रत्यक्ष रूप में संस्कृत के ऋणी है। ये काफी रोमांचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तर्कम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषयक है। आप देखते हैं उस जमाने में 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था लीला तिलकम, जो किसमें है? व्याकरण और आपका जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र पर है और मणिप्रभा शैली में लिखा गया है। मणिप्रभा का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ये दो भाषा हैं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ और भी संकेत करता है। क्या है? अब आपको पता लग गया कि मणिप्रभम क्या है। ठीक, और ये क्या है? मलयालम में रचित एक आरंभिक लेख था जिसे आप लोग अभी देख रहे थे। क्या कर रहे थे? मलयालम भाषा में लिखा एक आरंभिक लेख था जिसे हम लोग आपका देख रहे थे। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथ नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया में सर्वोच्च उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। कैसा है? विष्णु का पर्यायवाची। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति द्वारा बनाई जाती थी। इसका तात्पर्य है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता था जिसे आगे चलकर आपका विष्णु मान लिया गया। क्या मान लिया गया? इसे आगे जाकर आपका विष्णु जो है आपका मान लिया गया। तो क्या बने आगे जाकर? ये विष्णु। ठीक, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अन्य प्रतापी शासक राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1320 में राजा अनंग भीम तृतीय ने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या बनाया? कि मैं जगन्नाथ का प्रतिनिधि हूं। उसी के रूप में इन्होंने अपनी नियुक्ति की। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब आप देखिए भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाऊ को आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? जो जो इस मंदिर में तीर्थ यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हुआ है, सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बड़ी है। उड़ीसा को जीता है। मुगल मराठे ईस्ट इंडिया कंपनी बने इस मंदिर में अपने प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयत्न किया है और महसूस किया है कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने स्थानीय जनता का शासन पर सुकृत है।
ठीक। देख लिया? देख लिया? चलिए आगे बढ़े। ये है भगवान जगन्नाथ का मंदिर और अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठमय मंदिर है। इसकी ध्वजा आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि ये हवा के विपरीत दिशा में चलती है। कैसे होती है? हवा के विपरीत दिशा में। चलिए आगे बढ़े। तो आपको पता लगे ये मंदिर किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक रहे थे। कौन? अभी हम उनका नाम पढ़ रहे थे। और प्रताप अनंत वर्मन ने ये मंदिर का निर्माण करवाया। किसे करवाया? आनंद वर्मन का। आनंद वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? चलिए देखिए, ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चैप्टर में कैसे क्षेत्रीय संस्कृति बढ़ी और कुछ क्षेत्रीय संप्रदाय के रूप में छोटी छोटी चीजें आपकी विकसित हुई हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे, चैप्टर के माध्यम से बात कर रहे थे, इन चीजों को देख चुके थे। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार चैप्टर को घर जाकर पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो उसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।